हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। देखो, आज हम बात करेंगे 25 सितंबर 2020 का पेपर, और वो भी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो मैं पूरे रियल क्वेश्चन लेके आया हूँ। 2 दिन से लगा हुआ हूँ मैं बहुत सारे कैंडिडेट से बात करने के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट से बात करने के लिए जो पेपर दे के आए हैं। इसके साथ साथ ही मैंने बहुत सारे सभी के सभी जो यूट्यूब चैनल हैं जिन्होंने पेपर डाला है, जो भी एनालिसिस पेपर डाला है आपने भी देखा होगा, उन सभी से मैंने सारे क्वेश्चन उठा लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने टोटल 40 क्वेश्चन तैयार किए हैं जो बहुत गजब क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चन मैं आपके साथ रख रहा हूँ। ठीक है, और इसको आप अच्छी तरीके से बिल्कुल लास्ट तक देखना। दूसरी बात, ध्यान रखना क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं। मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट के दूसरी मॉर्निंग शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बेस्ट बात है कि हमें हर क्वेश्चन का जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आपको अब की बार सिलेक्शन लेना है तो पता नहीं आपके भी क्वेश्चन रिपीट हो जाएं, तो हमें सभी क्वेश्चनों का जानना ज़रूरी है। ये एक शिफ्ट का पेपर है, इसके मेरे पास समथिंग 40 क्वेश्चन ही एडजस्ट हो पाए, लेकिन बाकी की जो 3 शिफ्ट हैं उसके मैंने पूरे की पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। यहाँ तक कि मेरे को डीआई के बारे में भी मोस्टली डेटाओं का पता चल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने एक चीज़ किया है, यहाँ क्वेश्चन एवं उनका आंसर बिल्कुल सही है। सही आंसर के अलावा जो 3 विकल्प हैं वो मेरी तरफ से हैं, क्योंकि देखो हमारे क्या ध्यान रखता है, क्वेश्चन ध्यान रह जाता है, उसका आंसर ध्यान रह जाता है, लेकिन जो उसका सही आंसर है, जो अन्य 3 विकल्प है वो हमें याद नहीं रह पाते। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ा है उसके बाद मैंने भी आंसर दिया है कि यहाँ पर सही आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, ये आप सभी ध्यान में रखना, यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन का आंसर किसी भी हाल में गलत नहीं है। और मैंने ये जो कंटेंट है वो कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया, क्वेश्चन एकत्रित करने में योगदान है बहुत सारे यूट्यूब चैनल का, फ़ोन कॉल्स का और अलग अलग स्टूडेंट्स का। अब हम पेपर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ढेर सारे कमेंट करो, हमारे साथ बिल्कुल परमानेंटली जुड़ जाओ, क्योंकि एकमात्र चैनल है जो आपको पूरा का पूरा पेपर प्रोवाइड करवाएगा, बहुत बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है 1, 4, 27, 16, 36, 243। रिक्त स्थान पर कौन सा आएगा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, बताओ कौन सा आएगा। 64 125 आएगा, 81 169 आएगा, 125 64 आएगा, 144 64 आएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर देगा, देखो कौन कौन आंसर देता है। देखो इससे 2 बेनिफिट है, पहला पिछले क्वेश्चनों का पता चल रहा है, दूसरा आपका रिवीजन हो रहा है, आपका प्रैक्टिस भी हो रहा है, आपका रिवीजन भी हो रहा है, इसके अलावा आपको क्वेश्चनों का पता चल रहा है। देखो यहाँ पर से ये आंसर होगा 64 125। यहाँ पर 1 का क्यूब, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग 4 का स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, 7 का क्यूब। ठीक है, तो ये सीक्वेंस रहेगी। यहाँ पर 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य ने भूजल स्तर में सुधार के लिए भूजल अधिनियम 2000 को मंजूरी दी है। ठीक है, आप यदि इसका डिस्क्रिप्शन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा आपको। उसके लिए आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 78 91 35 04 70 पर चैट करना होगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इसका डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा, हर क्वेश्चन का बिल्कुल सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। मैं आपको हर एक सुविधा प्रोवाइड करवाऊँगा जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर सही आंसर है यूपी। और अभी तक यदि आपने ये काम नहीं किया है तो प्लीज़ इस काम को ज़रूर करें, वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक करें,
इसके अलावा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। अगला क्वेश्चन है हमारा भाई, RUSA का फुल फॉर्म। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय उच्चतर शैक्षिक अभियान, राष्ट्रीय उच्चतम शैक्षणिक अभियान। बताओ RUSA का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो देखो RUSA का फुल फॉर्म है यहाँ पर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, IoT का फुल फॉर्म क्या है? IoT का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट ऑफ थॉट, इंटरनेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग और नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर दो। तो देखो जो चौथा क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5वां बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। एक बाइट में कितने बिट से मिलकर बनता है? एक बाइट कितने बिट से मिलकर बनता है आपको बताना है। आपने जब पिछले और भी यूट्यूब चैनल से वीडियो देखे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चन रियल में रिपीट है। ठीक है, 8 बिट्स हैं, 4 बिट्स हैं, 12 बिट्स हैं और 6 बिट्स हैं। तो जो एक बाइट है जो 8 बिट से मिलकर बनता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन MDG का। देखो एक MDG से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, MDG से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि MDG का गोल नहीं है। ठीक है, वहाँ पर मेरे को बताया गया था कि सर क्वेश्चन था MDG का गोल नहीं है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। भूखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना, पर्यावरण सततता, वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना, देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना। देखो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना। उसके अलावा एक रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आया था, रिसर्च मेथड से, सॉरी एक्शन रिसर्च से। एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि एक्शन रिसर्च से क्या संबंधित है। देखो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, एक तरीके से ये भी है और आपको पुराना पेपर भी मिल रहा है। शोध प्रतिमान में प्रतिभागियों के परिप्रेक्ष्य के अनुसार यथार्थ की व्याख्या देना, शोध के लिए क्रियासूचक शब्द नियंत्रण, हेरफेर करना और अवलोकन करना, समस्या समाधान की एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली जिसका अनुसरण शिक्षक, व्यवसायी तथा कर्मी अपने कार्य क्षेत्र में समस्या का प्रत्यक्ष करते हैं, चरों को जोड़ना एवं तोड़ना। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, भाई लोगों, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी एक्शन रिसर्च से रिलेटेड बिल्कुल सही बात है। हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8वां क्वेश्चन बहुत शानदार है, वही पहले की तरह। देखो ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो चुका है। टोटल 4 शिफ्ट हुई है जिसमें से 3 बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, अकेला एक क्वेश्चन। तो इसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, एकमात्र क्वेश्चन है जो इतनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हमें हर एक उस क्वेश्चन को याद रखना है जो रिपीट हो रहा है। ठीक है, CO2 का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा देश है जो CO2 का सर्वाधिक उत्सर्जन करता है? तो वो है चाइना। ठीक है, CO2 का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा कौन करता है? चाइना करता है। एक रीजनिंग का क्वेश्चन था 2, 10, 26, 50। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपको बताना है। 2, 10, 26, 50 क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है आपको क्या आएगा। देखो बहुत गजब का क्वेश्चन है, रियली बहुत गजब का क्वेश्चन है। आप चाहो तो इसका बहुत ही आसानी के साथ आंसर दे सकते हो। प्रैक्टिस भी करो और देखो कल मॉर्निंग में
या फिर सॉरी मॉर्निंग में नहीं, कल नाइट वाली क्लास में मैं एक फिर से आपके लिए मॉडल पेपर लेके आ रहा हूँ। जिनका एग्ज़ाम 29 तारीख को है उनके लिए मैं मॉडल पेपर तैयार कर रहा हूँ। बहुत ही शानदार तरीके का मॉडल पेपर होगा। उसके 2 बेनिफिट रहेंगे। दूसरा, वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि मैंने 4 जो पेपर थे वहाँ से थोड़ा थोड़ा एनालिसिस किया है। अगली बात, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आए इसको छोड़ो, लेकिन आपका वहाँ से पता चल जाएगा कि किस हद तक हमारी तैयारी है। तो देखो यहाँ पर से आंसर आएगा 82। क्या आएगा? 82 आएगा। 82 क्यों आएगा? देखो दोनों के बीच में कितना अंतर है? 8 का अंतर है। दोनों के बीच 16 का अंतर है। दोनों के बीच 24 का अंतर है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। इसके अकॉर्डिंग 8 चौक 32 चलेंगे हम। तो यदि 50 में 32 जोड़ेंगे तो 82 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई, तक्षशिला को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया? तक्षशिला को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया और किसके द्वारा? यूनेस्को 1980, यूनेस्को 1982, यूनेस्को 1962 और यूनेस्को 1882। बताओ भाई बताओ। देखो जो तक्षशिला है उसको वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया था? यूनेस्को द्वारा 1982 में। ठीक है, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। कब? 1982 में। वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सॉरी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गलती कर दी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यूनेस्को 1980 में। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर सही आंसर होगा यूनेस्को 1980 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधिगमकर्ता की सामाजिक विशेषता क्या है? पूर्ण संप्रेषणीयता है, पूर्ण संप्रेषणीयता है, पुनर्बलन है, विकेंद्रित पर्सन है, नियोजन पुनरावृत्ति है और विद्यालय से संबंध है। भाई 11वें क्वेश्चन का सही आंसर दो सभी के सभी कि अधिगमकर्ता की सामाजिक विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो देखो अधिगमकर्ता की सामाजिक विशेषता पूछा है यहाँ पर, तो ध्यान रखें अधिगमकर्ता की जो सामाजिक विशेषताएं पुनः संप्रेषणीयता है, पुनर्बलन है, विकेंद्रित पर्सन है और नियोजन पुनरावृत्ति है। ठीक है, विद्यालय से संबंध ये अधिगमकर्ता की किसी भी प्रकार की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था और मैंने पूछा था कि सैम्पलिंग से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन था, तो उन्होंने बताया था कि सैम्पलिंग से क्वेश्चन आया था जो पूछ रहा था गैर संभाव्य संभाव्य प्रतिचयन नहीं है। तो मैंने क्वेश्चन बनाया है, वहाँ पर जो आंसर था उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन डिसाइड किया है। तो देखो कौन सी संभाव्यता प्रतिचयन विधि नहीं है, तो ध्यान रखना जो स्नोबॉल न्यायादर्श है वो संभाव्यता प्रतिचयन विधि नहीं है। बाकी स्त्रीकृत, व्यवस्थित और सरल यादृच्छिक प्रतिचयन तीनों के तीनों संभाव्यता प्रतिचयन विधियां हैं। अगला क्वेश्चन भाई देखो, इस क्वेश्चन को हम सबसे लास्ट में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को सबसे लास्ट में करेंगे, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का, बहुत गजब का क्वेश्चन है। कोशिश करना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, आपको सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा। तो भाई क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। किसी कतिपय कूट में PLEADING को FMHCQMFB लिखा जाता है तो SHOULDER को कैसे लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 है, हर किसी को सही आंसर देना है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो 14वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा भाई लोगों DCKTIPU, DCKTIPU यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, रोम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि रोम से संबंधित है। वहाँ पर पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा रोम से संबंधित नहीं है। बात वही है, क्वेश्चन वही है, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, जिससे कि आपको रोम के बारे में कुछ बातें याद हो जाएं। पहला कथन है यह एक स्थायी मेमोरी है। दूसरा है यह एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। तीसरा है इसमें डाटा में परिवर्तन कर सकते हैं।
चौथा है यह स्टार्टअप रूटीन को धारण करती है। बताओ भाई बताओ, रोम से रिलेटेड क्या बात है, सही है। वीडियो को लाइक करना मत भूल जाना, वीडियो को शेयर करना मत भूल जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मैं हर पेपर लेके आऊँगा, ध्यान रखना। मैं हर डे का 29 का मॉडल पेपर लेके आ रहा हूँ, 30 का मॉडल पेपर लेके आ रहा हूँ। पिछले जो 2 दिन एग्ज़ाम चले हैं, 24-25 को टोटल 4 फर्स्ट पेपर हुए हैं। पूरी कोशिश करूँगा पूरे क्वेश्चन लाने की। यहाँ पर मैं पूरे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कलेक्ट कर पाया क्योंकि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा कैंडिडेट मेरे से जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन जो पिछला वाला पेपर था इसका 25 सितंबर का इवनिंग शिफ्ट वाला पेपर, तो उसमें मैंने एक थोड़ा सा अलग तरीका किया था। 2 मेरे जानकार थे जिनका ऑलरेडी जेआरएफ था, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप फॉर्म अप्लाई करें, और आपका ऑलरेडी जेआरएफ है तो आपको जेआरएफ की ज़रूरत है नहीं, तो प्लीज़ थोड़ा क्वेश्चनों को ध्यान करके आना, अच्छे तरीके से थोड़ा रिमेंबर करके आना। तो 25 सितंबर जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है वो मोस्टली पेपर उन्होंने बता दिया था मेरे को। उन्होंने टोटल 34-35 क्वेश्चन बताए हैं मेरे को, बाकी 4-5 क्वेश्चन में बाकी और यूट्यूब चैनल थे वहाँ से कलेक्ट किए हैं। तो जो 25 सितंबर का जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है वो मेरे को ऑलरेडी पूरा पेपर मिल चुका है, ठीक है। यहाँ तक कि उन लोगों ने बता दिया कि DI में क्या क्या संख्याएं थी, समथिंग संख्या भी बता दी उन्होंने। वैसे वो पेपर लेके आने की कोशिश कर रहे थे, खाली पेज मिलता है हमें उसके ऊपर लिख कर लेके आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ अलाउ नहीं होती। तो देखो रोम से रिलेटेड बात की जाए तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। रोम में हम क्या नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। रोम में हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। बाकी रोम एक स्थायी मेमोरी है, यह एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है और यह स्टार्टअप रूटीन को धारण करती है। एक लोकसभा की सीटों से रिलेटेड क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था कि लोकसभा की सर्वाधिक सीट कौन से राज्य में है। तो ध्यान रखना, लोकसभा की जो सर्वाधिक सीटें हैं वो कौन से राज्य में है, यूपी में। एक GER का क्वेश्चन था जो आप ध्यान से पढ़ना, सकल नामांकन अनुपात कितना है। वर्तमान समय में सकल नामांकन अनुपात कितना है। यहाँ पर एक वर्तमान शब्द और जोड़ना, मैंने नहीं जोड़ा, तो वर्तमान समय में यहाँ पर वर्तमान और जोड़ लो भाई, ठीक है। वर्तमान समय में सकल नामांकन अनुपात कितना है, 25.8%, 26.3%, 21.8%, 23.9%। तो ध्यान रखें, वर्तमान समय में जो सकल नामांकन अनुपात है वो है 26.3%। DVD का फुल फॉर्म भी आया था कि DVD का फुल फॉर्म क्या होता है। देखो, जो 24 सितंबर को पेपर आया हुआ था जिसमें CD का फुल फॉर्म पूछा था, CD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। आपको बताना है इवनिंग शिफ्ट 25 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछ लिया DVD का फुल फॉर्म। तो डिजिटल वॉलेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्कस्टाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्कस्टाइल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर दो भाई लोगों। तो देखो 18 का एक शानदार सा आंसर है डिजिटल वर्कस्टाइल डिस्क। और प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, ये चैनल आपको 100% सिलेक्शन दिला के रहेगा। यदि आप मेरी रेगुलर लाइव क्लास लेते हो तो मैं पेपर के टाइम जब लाइव चलता हूँ उसी टाइम मैं एनालिसिस करता रहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मेरे को फॉलो किया है उनका स्कोर कितना हो रहा है। तो देखो हाईएस्ट अभी तक खुद को पता चल जाता है मोस्टली कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं। तो जब आप मेरा लाइव देखते हो, पिछला लाइव देखना, वहाँ पर कल का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था 25 सितंबर का, ये वाला पेपर, इसमें एक स्टूडेंट है जिनके 36 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 36 क्वेश्चन सही होना बहुत अच्छी बात है। तो आप एनालिसिस जब मेरे वीडियो देखोगे पिछले वाले तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा सारा का सारा सब कुछ। झूठ नहीं बोल रहा, जैसे वीडियो का मैं लाइव चैट ऑन करता हूँ बिल्कुल शो होता है लाइव चैट। यहाँ पर तो क्या है, मैं वीडियो को पहले बनाया हूँ फिर उसके बाद मैंने इसको प्रेम लैंप उस पर लगाया है, ठीक है, क्या बोलते हैं ना उसको, लाइव पर लगाया बाद में, ठीक है। बाकी मैं रेगुलर लाइव चलता हूँ, यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से मैं थोड़ा ये काम करने लग गया। तो मेरे हर वीडियो में आपको मेरी लाइव चैट दिख जाती है कि प्रेजेंट टाइम में कौन कौन लाइव है, क्या क्या लाइव कर रहे हैं। तो प्लीज़ उस वीडियो को आप पिछले वीडियोज़ को जब देखोगे तो वहाँ पर मैंने एनालिसिस किया है
वहाँ पर मैं पूछता हूँ कि आपके समथिंग कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो वहाँ पर 8-10 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका बता रहे हैं कि हमारे 30+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, ओजोन परत से रिलेटेड क्वेश्चन था कि ओजोन के क्षरण को रोकने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस प्रोटोकॉल और शिखर सम्मेलन। बता दो भाई, बता दो। बहुत गजब का क्वेश्चन है, रियल बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखो, ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। कौन सा प्रोटोकॉल आया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर था इसका। रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था। देखो, ये क्वेश्चन वैसे आया नहीं था, ये ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आया था, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने खुद ने बनाया है कि स्थिति पत्र है, अकादमिक लेखों का संकलन, भविष्य की समीक्षा लेख, एक विस्तारित शोध का सारांश प्रस्तुत करना, मुद्दों और स्थिति की चित्रण पर प्रकाश डालना। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर दो भाई। 20 का बताओ, 20वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो देखो, यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपको दिख रहा होगा, मुद्दों और स्थिति के चित्रण पर प्रकाश डालना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, आगे 21वां क्वेश्चन था, इसको देख लो एक बार। देखो, लॉजिकल रीजनिंग का ये वाला क्वेश्चन था, ये भी पेपर में नहीं आया था, लेकिन मैंने सोचा कि लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन मैं बनाऊं जिससे आप अपना खुद का एनालिसिस करें। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन का खुद आंसर देना कि यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। कथन है, स्वदेशोपन कच्चे तेल के उत्पादन की अपेक्षा घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, निष्कर्ष 2 निकले यहाँ से। पहला निष्कर्ष निकला कि कच्चे माल का आयात किया जाना चाहिए, और दूसरा निष्कर्ष निकला कि घरेलू मांग कम की जानी चाहिए। यहाँ से 4 ऑप्शन बने। पहला ऑप्शन बन गया कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, दूसरा बना केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, तीसरा ऑप्शन बना कि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड परस्पर विपरीत हैं, और चौथा निकला कि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड निकलता। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा? बहुत गजब का, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप खुद का एनालिसिस करो इस क्वेश्चन से कि यहाँ पर सही आंसर क्या हो सकता है। देखो, इस पेपर के अकॉर्डिंग जो रीडिंग कॉन्फ्रेंस है उसको देखा जाए और जो DI है उसको देखा जाए, तो देखो मैंने जब पूछा था, देखो मैं लाइव भी वीडियो बनाता हूँ, हर पेपर का मैं लाइव वीडियो बनाता हूँ, डायरेक्ट कॉल करके उनको कॉल करता हूँ, और जैसे कॉल स्टार्ट होती है मैं वीडियो को रिकॉर्डिंग, जो ऑडियो है कॉल रिकॉर्डिंग है, उसको स्टार्ट कर देता हूँ। पूरी की पूरी बातें करता हूँ पेपर से रिलेटेड, कहाँ से क्वेश्चन बने, कहाँ से क्वेश्चन नहीं बने, और उसका भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। मेरे चैनल पर मिल जाएंगे 3-4 ऐसे वीडियो आपको, जिसमें मैंने कॉल रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पर अपलोड किया है। ठीक है, तो आप उनको अच्छे तरीके से देखना। तो ये है सारी बातें। क्वेश्चन नंबर 21 का देखो, यहाँ पर से ये आंसर निकल रहा है हमें ऑप्शन सी कि निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड परस्पर विपरीत है, कि जो कॉन्क्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड है ये एक दूसरे से विपरीत जा रहा है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मैं कॉल रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो उससे देखो मैंने पता चला है कि जो DI था वो समथिंग सिंपल आ रहा है। अब की बार आपको DI से डरना नहीं है कि चलो DI बहुत डिफ़िकल्ट आ रहा है। जो लोग पहले DI में कोशिश नहीं करते थे ना कि चलो DI हमारा बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है, हमें यहाँ पर कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्लीज़ DI में भी कोशिश करना, क्योंकि DI बहुत सिंपल आ रहा है। अब की बार हो सकता है आपके बहुत सारे क्वेश्चन 5 में से 5 क्वेश्चन भी सही हो जाए। बिल्कुल नॉर्मल बेस पर आ रहा है, डायरेक्ट एवरेज से आ रहा है, डायरेक्ट परसेंट से आ रहा है, और जोड़ बाकी से आ रहा है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं आ रहा। रीडिंग कॉन्फ्रेंसन है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आ रहा है, रीडिंग कॉन्फ्रेंसन है, अध्ययन बोध है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रीडिंग कॉन्फ्रेंसन के लिए आपको क्या करना है, मैंने एक वीडियो बनाया कि रीडिंग कॉन्फ्रेंसन को कैसे सॉल्व करें, और इस वीडियो का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को आप ज़रूर देखना। आप आसानी से रीडिंग कॉन्फ्रेंसन को सॉल्व कर दोगे। इसके अलावा बहुत सारी बार हमें हर पेपर में होता है कि 5, 7, 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें नहीं आते, तो उनको हम कैसे करें कि वो हमारे सही हो जाए। तो इसके लिए भी मैंने बता रखा है कि हम तुक्का किस तरीके से मार सकते हैं। हाँ, मैंने कुछ से बात की थी, कई लोगों के टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम रहती है पेपर में कि टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करें। तो देखो, टाइम मैनेजमेंट का एक सिंपल सा मेथड है जो मैंने बताया है, उस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा
यदि आपने मेरा अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। यदि आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ एक बार टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, फेसबुक पेज पर फॉलो कर लें, ठीक है। और इसका PDF वगैरह लेना चाहो तो आप PDF भी ले सकते हो विद फुल डिस्क्रिप्शन। उसके लिए आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर चैट करना होगा, कॉल करना होगा, जिसकी जो नंबर है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं 7891350470, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं अनुसंधान में पूर्व कथन की विशेषता होने के लिए आवश्यक है कि यह ठोस पद्धति या आधार पर संपन्न किया गया हो, यह अनुसंधानकर्ता के मनोबल इच्छा पर आधारित हो, यह किसी भविष्य वक्ता के प्रतिफल हो, यह जनमानस को संतुष्ट करने के लिए किया गया हो। बताओ भाई यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, तो देखो 22 में सही आंसर है ऑप्शन ए, यह ठोस पद्धति या आधार पर संपन्न किया गया हो, ठीक है। इसके अलावा देखो ये आंसर की है, एक हेत्वाभास से संबंधित भी क्वेश्चन आया है, और जो हेत्वाभास का ये क्वेश्चन था वो मैंने जो पिछला वाला क्वेश्चन था बिल्कुल उसी से लिंक था। जो 24 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें भी हेत्वाभास का एक क्वेश्चन आया था, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन आया ये। इसके अलावा एक ट्यूटोरियल शिक्षण विधि से भी क्वेश्चन आया है। तो ट्यूटोरियल शिक्षण विधि बहुत छोटी सी शिक्षण विधि है, आप उसको पूरी को पढ़ लेना अच्छे तरीके से। जो शिक्षण की 2 प्रकार की विधियाँ होती हैं, एक मुख्य विधियाँ होती हैं, दूसरी गौण या छोटी विधियाँ होती हैं। तो जो ट्यूटोरियल शिक्षण विधि है, जिसको अनुशिक्षण विधि बोलते हैं, बहुत सिंपल सी बहुत छोटी सी विधि है, उसको आप ज़रूर देखना। मैंने एक क्वेश्चन पेंडिंग में छोड़ दिया था, उसको देख लेते हैं एक बार। और देखो अभी तो करंट से कोई वीडियो आया नहीं है, क्वेश्चन करंट से एक GER का ही क्वेश्चन आया था। देखो आगे करंट का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके लिए आप करंट का वीडियो देख लो, चाहे मेरे से करंट की PDF ले लेना। PDF लेने के लिए वही कॉन्टैक्ट नंबर है। करंट का वीडियो देखो तो प्लीज़ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में करंट के वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, 1 घंटा कुछ मिनट का वीडियो है, उसको ज़रूर देखना, क्योंकि GER का क्वेश्चन था जो मेरे वीडियो से आया, बिल्कुल एज इट इज उठ किया है। यहाँ पर आपको सुमिलित करना है अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण, समूह संचार और मास कम्युनिकेशन। देखो प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता दोनों एक होते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के विचारों का आदान प्रदान, सर्वाधिक व्यापक एवं प्रभावी प्रक्रिया, विचार विमर्श और संगोष्ठी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, आंसर देने की कोशिश करें। देखो यहाँ पर क्या है मैं बता देता हूँ। देखो अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण, इसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता एक ही होता है, ठीक है। अंतर्व्यक्तिक का मतलब होता है खुद से खुद बात करना। हम कई बार नहीं करते कि साले मैं पढ़ूंगा नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, यदि मैं पढ़ लूँगा तो मेरा बहुत बेस्ट काम हो जाएगा। ये हम जब खुद से खुद बात करते हैं, जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता हम खुद ही रहते हैं, ठीक है, उसको अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण बोलते हैं। दूसरा होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के विचारों का आदान प्रदान करना। जब हम 2 या 2 से अधिक आदमी इकट्ठे होकर बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंतर्व्यक्तिक कम्युनिकेशन बोलते हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। और एक होता है सर्वाधिक व्यापक एवं प्रभावी प्रक्रिया। देखो समूह संचार, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन दोनों सिमिलर है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि जो मास कम्युनिकेशन है वो बहुत हाई लेवल पर चला जाता है, बहुत बड़ा व्यापक होता है, और जो समूह संचार होता है उससे थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, जैसे लाखों में लोग बैठे हुए पीछे, जैसे मोदी जी भाषण देते हैं, ठीक है। एक तो मोदी जी का भाषण है, दूसरा एक स्कूल में भाषण है। स्कूल में भाषण दे रहे हो समूह संचार है, मोदी जी भाषण दे रहे हैं मास कम्युनिकेशन है, क्योंकि मोदी जी को कई लाखों की तादाद में लोग सुन रहे हैं, जबकि जो स्कूल में स्पीच हो रही है उसको केवल स्टूडेंट सुन रहे हैं, जो 1000 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, ठीक है। तो विचार विमर्श करना, संगोष्ठी करना, तो ये सारी क्या होती हैं, ये समूह संचार में है। और मास कम्युनिकेशन सर्वाधिक व्यापक और प्रभावी प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये था हमारा। अब बाकी जो 3 शिफ्ट के पेपर बचे हुए हैं, मैं बता रहा हूँ कि 25 सितंबर इवनिंग शिफ्ट का पेपर वो मेरे पास पूरा ऑलरेडी आ चुका है, और 24 सितंबर का जो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का पेपर है वो भी मेरे पास पूरा ऑलरेडी आ चुका है। मैं धीरे धीरे उनका वीडियो अपलोड कर दूंगा, और इसके अलावा मैं 29 तारीख के लिए वीडियो एक मॉडल पेपर बना रहा हूँ,
हम उसको बोल सकते हैं मॉडल पेपर ही बोलेंगे हम, इसके अलावा क्या बोलेंगे उसको। 29 तारीख का और 30 तारीख का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए मैं मॉडल पेपर तैयार कर रहा हूँ। बहुत शानदार मॉडल पेपर होंगे, इससे भी बेस्ट, ठीक है। इससे बेस्ट तो हो ही नहीं सकता, खैर उसके लिए सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इससे भी बेस्ट। लेकिन जो वो पेपर रहेगा वो बहुत ही ऑथेंटिक रहेगा और वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखना। चैनल पर नए हो तो एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। और कॉन्फिडेंस रखो, अब की बार आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। बाय।